अगले दो एग्जाम्पल्स करते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जिसमें से पहला एग्जाम्पल कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। ठीक, तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का या मटेरियल का, उसको हम लोग लिखते हैं रो इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां से अगर मुझे रेजिस्टिविटी फाइंड करना हो तो ये आ जाएगा R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। R रेजिस्टेंस हो गया, एरिया जो है उसको मैं लिख सकता हूं पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस को डायमीटर का आधा रख सकते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। तो यहां से आएगा R पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L। तो रेजिस्टेंस जो है इस मेटल वायर का दिया गया है 26 ओम इंटू पाई, डायमीटर दिया गया है 0.3 मिलीमीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, और यहां पर देखेंगे डायमीटर का होल स्क्वायर है, ठीक, डिवाइडेड बाई 4 इंटू लेंथ क्वेश्चन में 1 मीटर दिया गया है, तो सारा SI यूनिट में आ गया है ना। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, है ना। लगभग जो है ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगले एग्जाम्पल में कहा गया है वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A। तो जो अभी हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पर यूज किया है, सेम फॉर्मूला यहां भी यूज करेंगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो ये कहा गया कि दोनों ही केस में सेम मटेरियल यूज किया गया है ना। तो सेम मटेरियल होने का मतलब है कि रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा। तो पहले वाले केस में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस रखेंगे 4 ओम, रेजिस्टिविटी रो, लेंथ दिया गया है L और एरिया दिया गया है A। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे वाले केस में रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। मान लेता हूं कि R डैश है, सेम मटेरियल यूज किया गया तो रेजिस्टिविटी रो रहेगा, लेंथ जो है वो आधा कर दिया गया है, तो लेंथ हो गया L/2, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डबल कर दिया गया है, तो ये हो गया 2A। ये आया सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों को सोल्व करके हम लोग जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है यानी कि R डैश, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं यहां पर कि सेकेंड इक्वेशन को पहले वाले से डिवाइड कर देता हूं। तो यह आएगा R डैश बाई 4 इज इक्वल टू, यहां पर देखेंगे कि ये हो जाएगा रो L बाई 4A। ये R डैश का वैल्यू है, और R का जो वैल्यू था 4 ओम का, उसको हम लोग लिख सकते हैं रो L बाई A। तो यहां पर आ जाएगा 1/4, बाकी रो L बाई A कैंसिल हो जाएगा। तो R डैश का जो वैल्यू आया यहां से 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1 ओम, है ना। तो ये जो है सेकंड केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हम लोग कुछ अनसोल्व्ड एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। जैसे देखेंगे ये एग्जाम्पल है, इसमें पूछा गया है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा है वो ये होता है रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। जैसे कोई कंडक्टर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A, इसका लेंथ A है, L है, और इसका जो मटेरियल है इसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है एक तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि रो जो है मटेरियल की ओर बढ़ती है। तो पहला फैक्टर हो गया मटेरियल, है ना। दूसरा फैक्टर हो गया लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिस पर कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया,
है ना, इसका हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और एक और फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली में जो मटेरियल है, मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ में बढ़ती है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो फ्रिक्वेंटली कोलाइड करने लगता है, उनका कोलिजन जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगता है। तो जब ज़्यादा कोलिजन हो गए तो ज़्यादा एनर्जी भी लॉस होती है, और उस केस में कहते हैं कि जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। मटेरियल जो है, मटेरियल पर इसलिए मैंने बोला कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, लेंथ पर डिपेंड करेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड व्हाई। है ना, तो हमें पता है कि जो करंट है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन में बता दिया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रखा गया है, इक्वल रखा गया है। अब फैक्टर जो है वो रेजिस्टेंस है, जो कि डिसाइड करेगा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा या कम, है ना। तो V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस होता है रो L डिवाइडेड बाई A, तो V इंटू A डिवाइडेड बाई रो इंटू L। अब क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम लिया गया है, मटेरियल भी सेम लिया गया है ना, कहा गया है सेम मटेरियल, तो मतलब रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी भी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है ना। तो यहां पर जो है मैं ये मान लेता हूं कि अगर लेंथ सेम है, क्योंकि यहां पर थिकनेस का बात किया गया है, इसको भी मैं सेम मान लेता हूं, लेंथ सेम है, तो जिसका थिकनेस ज्यादा होगा उसका डायमीटर ज्यादा होगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो थिक वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, तो उसमें करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। जो थिन वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, तो उसमें करंट भी कम फ्लो करेगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि थिक वायर हैज स्मॉल और स्मॉलर रेजिस्टेंस देन थिन वायर, so current in thick wire flows more easily than thin wire, है ना। तो थिक वायर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा इजीली करंट फ्लो करेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा अगर सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब हम लोग कुछ और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जिसमें से ये वाला जो एग्जांपल है ये 10th बोर्ड में पूछा गया था एक बार, है ना। तो सबसे पहला ये जो है इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। इसमें कहा गया है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, है ना। जैसे कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है ना, सपोज यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब कहा गया कि रेजिस्टेंस तो हमने उतना ही रखा है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने आधा कर दिया है ना। तो हमें बताना है व्हाट चेंज विल अगर इन द करंट थ्रू इट। तो देखेंगे कि यहां पर जब पोटेंशियल डिफरेंस V था तो यहां पर करंट फ्लो करेगा V डिवाइडेड बाई R, है ना। यहां पर जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आधा हो गया तो अब आ जाएगा
पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा V/2R, जो यहाँ वाला जो इनिशियल करंट था उसका आधा देखेंगे तो ये आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिड्यूस कर देंगे, आधा कर देंगे, तो करंट भी आधा हो जाएगा, है ना। तो ये कह सकते हैं करंट विल रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, है ना। इसके बाद अगला एग्जांपल, इसमें पूछा गया है व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। मतलब कोई प्योर मेटल यूज नहीं करके वो मेटल का एलॉय क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन्स में। तो इसके 3 कारण होते हैं, है ना। इट इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। जैसे पहला रीजन बताया गया, आप देखें, एलॉयज हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन कॉम्पोनेंट मेटल्स। अगर 2 मेटल्स को मिलाकर के मैंने एक एलॉय बनाया तो मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं उनसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है किसका, जो एलॉय बना है उसका। और हमें ऐसा ही कंपोनेंट चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, मतलब थोड़ा सा करंट फ्लो करे तो वो मेल्ट नहीं हो जाए, जो वायर है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम ही है उसका हीट होना। हीट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ते ही उसको मेल्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इसीलिए जो प्योर मेटल्स हैं उनके जगह पर हम लोग एलॉय को प्रेफर करते हैं, ठीक। दूसरा जो रीजन है वो ये है, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज हायर देन द कॉम्पोनेंट मेटल्स। जो 2 कॉम्पोनेंट मेटल्स को मिला करके एक बनाया गया एलॉय, है ना, तो जो कंपोनेंट मेटल्स की रेजिस्टिविटी होती है उन दोनों की रेजिस्टिविटी से ज्यादा रेजिस्टिविटी आता है किसका, जो एलॉय है उसका। और उसकी वजह से रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएगा, है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है और इलेक्ट्रिक आयरन है, इन दोनों का काम ही है हीट करना। जब तक हीट नहीं होगी अपना काम नहीं करेंगे, तो इसलिए ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, इसलिए रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल से, और इसलिए इसको यूज किया जाता है। तीसरा जो रीजन है वो ये है, एन एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इजिली इवन एट हायर टेम्परेचर, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ते ही अगर ये जो कॉइल है वो जल जाएगा तो इलेक्ट्रिक आयरन हो या इलेक्ट्रिक टोस्टर हो काम करना बंद कर देगा, है ना। तो जो एलॉय होते हैं वो जल्दी बर्न नहीं होते, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो भी, और इसीलिए एलॉय को प्रेफर किया जाता है मेटल के रिलेटिव में।